A very good morning to all of you class. Coming to our numerical portion of capital structure chapter. We are starting with the capital structure theories and till now we have covered this capital structure theory part जिसमें हमने determinants पढ़े थे बेटा and that was the most important part of the chapter. Okay, now capital structure theories का portion है जिसमें बेटा आपका numerical कम theory दोनों के दोनों आ सकते हैं इसमें से मतलब यू कैन गेट अ न्यूमेरिकल आउट ऑफ दिस वन ऑफ द एनी वन ऑफ द थ्योरी और यू कैन गेट अ थ्योरी क्वेश्चन ऑन एनी वन ऑफ द अप्रोच आउट ऑफ देम. ठीक है, तो इसको आप अप्रोचेज भी बोल सकते हैं एंड यू कैन कॉल देम एज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ऑल्सो. ठीक है, तो बेटा देर आर बेसिकली 4 थ्योरीज. First theory is net income approach, second is net operating income approach, third is traditional approach and fourth is Modi-Gilani and Miller approach. जिसमें बेटा सब अप्रोचेज जो हैं पहली 2 अप्रोचेज जो हैं हमारी नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमारी किसने दी थी? डेविड ड्यूरैंड ने. लिखा है यहाँ पे दिस वाज गिवन बाय डेविड ड्यूरैंड. ट्रेडिशनल अप्रोच वाज गिवन बाय इजरा सोलोमन एंड द Modi-Gilani and Miller approach was given by obviously Modi-Gilani and Miller. There are basically 2 persons, Modi-Gilani and Miller. तो इन्होंने एक अप्रोच बनाई जिसका नाम था MM अप्रोच. एंड बेटा साइड में ये लिखा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ प्रेजेंट सिलेबस. ये आप लोगों के लिए नहीं है, दिस इज द ओल्ड बुक दैट इज व्हाट इज रिटन हियर बट यू हैव टू डू ऑल द 4 अप्रोचेस इन दिस. ओके, तो सबसे पहले बेटा कमिंग टू आवर फर्स्ट अप्रोच और फर्स्ट थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी या फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर की. जो नेट इनकम अप्रोच है ना बेटा, नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच एज सजेस्टेड बाय ड्यूरैंड द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म. इन्होंने क्या बोला? डेविड ड्यूरैंड ने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्म. क्यों? क्योंकि उससे फर्म की वैल्यूएशन होती है. बेसिकली वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन मींस एक फर्म की वैल्यू निकालना, जिसमें मैंने आपको पहले भी 2 टर्म्स बताई थी बेटा. मैंने आपको कहा था कि व्हेन वी यूज टू कैलकुलेट आवर वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है ना हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है, 2 टर्म्स हमने डिस्कस की थी. जब हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होना चाहिए और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमम होना चाहिए. पहले मैं आपको वैल्यू ऑफ फर्म बताती हूँ, देन आई विल टेल यू अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फर्म होता क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म मीन्स वीई प्लस वीडी. वीई का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी. वीई मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी. ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वीडी मतलब होता है वैल्यू ऑफ डेट. वैल्यू ऑफ डेट जो होगा बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मोस्टली कि आप कितना पैसा डेट से रेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर वीडी, वैल्यू ऑफ डेट. वो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना फर्म एक डेट से पैसा रेज करे, आपको ऑलरेडी गिवन होगा. नेक्स्ट इज वीई. वीई मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? जब हम वीई कैसे निकलता है देखेंगे यहाँ पे. वीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट, जितने आपके शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर. प्राइस पर शेयर, एक शेयर का प्राइस, जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो जब भी हम वीई और वीडी को ऐड करते हैं इट बिकम्स माय वैल्यू ऑफ फर्म. और इन दोनों की जो वैल्यू इन दोनों को मिला के इट मीन जो वैल्यू ऑफ फर्म है इट शुड ऑलवेज बी मैक्सिमम. ये हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए. एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही कैपिटल स्ट्रक्चर माना गया है जिसमें मेरी वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम. इसीलिए मैंने इसमें डाउन साइड एरो लगाया है क्योंकि इट शुड बी ऑलवेज मिनिमम. ठीक है, तो जहां भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. तो मैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा. अब जो मैं आपको बात बता दूं आपको कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक फर्म के लिए जो मेरी कॉस्ट है, फर्म के लिए मेरी कॉस्ट कौन सी है? कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? डेट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इक्विटी के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड. इट मींस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर बेसिकली कॉस्ट टू द कंपनी बिकॉज अ कंपनी हैज टू पे डिविडेंड एज वेल एज इंटरेस्ट आउट ऑफ इट्स पॉकेट. वो बेसिकली क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो आपके शेयर होल्डर्स और आपके डिबेंचर होल्डर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम इतना रिटर्न तो उनको दोगे ही दोगे. दिस इज द बेसिकली मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट योर शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स आर डिमांडिंग फ्रॉम यू. यू मीन्स कंपनी. ओके, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. तो कंपनी के लिए तो वो कॉस्ट है एंड दैट शुड बी मिनिमम. तो जब भी बेटा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना इन दोनों टर्म्स के अराउंड घूमेगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बार बार यूज होगा और वैल्यू ऑफ फर्म भी. इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन में आपको यही दोनों चीजें निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी और वैल्यू ऑफ फर्म भी. ये दोनों चीजें निकालनी होती है. ओके, तो अब हम नेट इनकम अप्रोच पर आते हैं. हमारी नेट इनकम अप्रोच हमें क्या कह रही थी? नेट इनकम अप्रोच हमें क्या कहती है? लेट्स सी. यहां पे लिखा है देखिए,
अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच पढ़ रही हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इफ द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी इज इंक्रीज, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन. मीन्स क्या होता है बेटा, जब भी हमने क्या कहा था, हमें ज्यादा पैसा, देखो हमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रेस करना चाहिए. डेट और इक्विटी का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए हमारा, ना ही बहुत ज्यादा डेट होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा इक्विटी होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम इक्विटी से पैसा रेस करते हैं तो स्टेक डाइल्यूशन का खतरा है. अगर हम सारा पैसा डेट से रेस करते हैं तो इंटरेस्ट का बर्डन एकदम से बढ़ जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम है. तो हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा. अब ये अप्रोच क्या कहती है, नेट इनकम अप्रोच कहती है कि यस, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होगा, इसमें बोला, एक बार पहले मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ बेटा. द फाइनेंशियल लीवरेज दैट इज रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी, यानी कि अगर मैं डेट टू इक्विटी की रेशियो अपनी बढ़ा दूं, इट विल लीड टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्म एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन्होंने बोला कि अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो अपनी बढ़ा दूं, यानी कि डेट अपनी इक्विटी से बढ़ा दूं, डेट का अमाउंट जो है मेरी इक्विटी से ज्यादा होगा, अगर मैं डेट को इंक्रीज करती जाऊंगी तो उससे क्या होगा, मेरी वैल्यू ऑफ फर्म पे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी इम्पैक्ट आएगा. उससे मेरी वैल्यू ऑफ फर्म और मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगी. तो बेसिकली ये थ्योरी या अप्रोच क्या कहना चाहती है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना डेट बढ़ाते हैं, उससे हमारी दो चीजों पे इम्पैक्ट आता है. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ, फिर आप उसमें थ्योरी पढ़ लेना बेटा. देखो, इफ आई इंक्रीज द डेट, क्या होगा इससे, वैल्यू ऑफ फॉर्म को हम वीटी से डिनोट करेंगे. जो मैंने भी आपको ऊपर निकालना सिखाया, वीई प्लस वीडी क्या होता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म होता है. और वैल्यू ऑफ फॉर्म को हम वीटी लिखेंगे हर जगह पे, हर क्वेश्चन में वी विल राइट वीटी एज वैल्यू ऑफ फॉर्म. जब भी हम डेट बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म विल इंक्रीज. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेटा हम बोलते हैं KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन जो फॉर्म के लिए टोटल कॉस्ट पड़ रही है, जिसमें डेट और इक्विटी की कॉस्ट मिला के हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो KO जो होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर उल्टा करते हैं, अगर हम डेट को डिक्रीज करते हैं, ये नेट इनकम अप्रोच हमारी क्या कहती है, अगर हम डेट को बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है. ऐसे ही हम उल्टा करते हैं, अगर हम डेट को कम कर देते हैं, डेट का अमाउंट कम कर देते हैं, कम पैसा डेट से रेस करते हैं, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म विल डिक्लाइन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KO विल इंक्रीज. ठीक है, अब प्रॉपर सिचुएशन कौन सी है आपके लिए, अच्छी सिचुएशन तो ये है कि डेट जो है बढ़ाना चाहिए आपको. क्यों, क्योंकि उससे वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर रहा है. तो बेसिकली हमारे लिए एक आइडियल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म ज्यादा हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो. हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन वो है. तो इसीलिए क्या कहा गया कि आप डेट को बढ़ाते जाओ. इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म हमारा बढ़ता जाएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम होता जाएगा. लेकिन उल्टा करते हैं, अगर आप रिवर्स करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, तो डेट को अगर आप कम करेंगे तो वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म भी गिर जाएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा. तो वो जो हमारे लिए ठीक नहीं है. तो ये हमारे लिए प्रॉपर सिचुएशन है. तो इसके अकॉर्डिंगली थ्योरी में कहा गया कि आपको क्या करना है, डेट को बढ़ाना है ताकि वैल्यू ऑफ टोटल फॉर्म बढ़ता जाए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता जाए. ठीक है, तो इसीलिए इसमें थ्योरी में भी यही बात लिखी है और आपको यहाँ पे थ्योरी में लाइन टू लाइन इस तरीके से पढ़ना है अपनी बुक में से. तो इसमें बोला, यहाँ पे लिखा है देखो, कन्वर्सली, अभी हमने इंक्रीज वाली बात पढ़ी थी, चलो एक बार दोबारा से इसको पढ़ते हैं. इफ द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी इज इंक्रीज, यानी कि डेट का रेशियो अगर बढ़ा दिया जाए इक्विटी के कंपेयर में, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा. while the value of firm as well as the market price of equity shares will increase, वैल्यू ऑफ फॉर्म भी बढ़ जाएगी और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बढ़ जाएगा अगर मैंने डेट बढ़ा दिया अपना. तो कन्वर्सली, मतलब इसका ऑपोजिट अगर हम देखें, अ डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी विल कॉज एन इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड अ डिक्लाइन बोथ इन द वैल्यू ऑफ फर्म एज वेल एज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. इसीलिए अगर हम डेट को अगर गिरा देते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी, डेट को अगर हम कम कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म और जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स थे वो दोनों के दोनों गिर जाएंगे, यानी फॉल हो जाएंगे. ओके, सो इसीलिए इसने बोला, हेंस अ फर्म कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म एज वेल एज द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स बाय यूजिंग डेट फाइनेंसिंग टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. इसलिए क्या कहता है, अगर आपको अपने फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना है और अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम करना है ना, तो आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना डेट इंक्रीज करना पड़ेगा फर्म में. ज्यादा से ज्यादा अपना डेट इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप वैल्यू ऑफ टोटल फर्म को इंक्रीज करना चाहते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्लाइन करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं. ठीक है,
जब भी कोई थ्योरी होती है बेटा, जब भी कोई अप्रोच होती है ना, उसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस फॉलो करनी पड़ती है, और वो एजम्पशंस हमारी क्या है? देयर आर बेसिकली 3 एजम्पशंस। पहली एजम्पशन है द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ डेट जो होगा वो हमेशा आपका कम होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। दूसरी बात आपको क्या माननी पड़ेगी? द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट। अगर हम डेट को बढ़ा रहे हैं, बार बार हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इससे इन्वेस्टर्स जो हमारे यहाँ पे कंपनी में, जो हमारे फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होगा। तीसरी बात, देर आर नो कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स को इग्नोर करने के लिए बोला है। तो बेसिकली देर आर 3 एजम्पशंस। वेन एवर वी हैव टू प्रूव सम थ्योरी, वी हैव टू एज्यूम सम एजम्पशंस। तो वो एजम्पशंस आपको बेटा ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगी। अगर हम प्रैक्टिकली इन एजम्पशंस को फॉलो करना चाहें तो हो सकता है थ्योरी प्रूव ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें कई बार पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि अगर आप देखो देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, बट प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्सेस विल ऑलवेज एग्जिस्ट, है ना। तो ये चीज जो हमारी पॉसिबल नहीं होती, बट थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें assumptions को मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, इस थ्योरी के अंदर, इस अप्रोच के अंदर, इस वाले पार्ट में भी, जो नीचे वाला पार्ट ये सब लिखा है, इस पार्ट में भी आपका यही एक्सप्लेन है कि जब भी आप डेट को बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू ऑफ टोटल फर्म विल इंक्रीज एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो आपको यही कैसे प्रूव करना है, ये प्रूव करने के लिए आपको जो न्यूमेरिकल है वो कराया गया है। बट उससे पहले एक आपका डायग्राम दिया हुआ है बेटा। इस डायग्राम के अंदर ना आपकी 3 टर्म्स यूज हुई हैं। 3 टर्म्स क्या है? एक तो बेटा पहले आपकी देखो, सबसे पहले 3 टर्म्स की बजाय पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज लिखा है। डिग्री ऑफ लीवरेज मतलब डेट होता है, लीवरेज का मतलब डेट होता है, डिग्री ऑफ लीवरेज मतलब डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मैंने बता दिया, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, दोनों मिला के आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। ओके, तो यहाँ पे 3 टर्म्स थी देखो। एक है केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट, केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और केओ का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो केडी क्या होता है बेटा? केडी हमेशा आपका फिक्स होगा और क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो केडी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, इसीलिए इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट इज केई। केई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली, नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंगली, केई भी मेरा स्टेबल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। केई विल ऑलवेज रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच। ये बात केडी और केई का मिक्सचर बेसिकली। ठीक है, केओ क्या है? ओ, वो हमेशा रिड्यूस होती जाएगी। कब रिड्यूस होगी? जैसे जैसे मेरा डेट बढ़ रहा है, मतलब डिग्री ऑफ लीवरेज मतलब डेट, जैसे जैसे मेरा डेट बढ़ता जा रहा है, केडी भी सेम है, केई भी सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। बट क्या चेंज होगा? केओ। केओ कैसे रहेगा? पहले मेरा केओ धीरे धीरे डिक्लाइन। केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सीओसी, जिसको मैंने लिखा था अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होता जाएगा, और वो धीरे धीरे कम होता होता इस तरीके से आ जाएगा जैसे जैसे मेरा डेट बढ़ेगा। तो ये अप्रोच क्या प्रूव करना चाहती थी कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। और ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फर्म को टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी? फर्म को टोटल कॉस्ट वो पड़ती है जिसमें कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जब हम दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, दैट बिकम्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटा ये जो आज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, दिस वाज द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच की। अगर आपके पास थ्योरी आ जाए एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपने यही सब बातें लिखनी है इसमें कि ये अप्रोच पहली बात कहती क्या है, इसकी एजम्पशंस, और उसके बाद ये वाला आपका डायग्राम, और उसके बाद आर्टिफिशियल से एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सके तो यू कैन एक्सप्लेन। और वो आर्टिफिशियल एग्जाम्पल जो है आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू क्लास।